अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बहाल आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक सुलगते हुए सेंसिटिव और अपना पेचीदा टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं। क्यों किसी घरेलू टॉपिक पे बात करने लगे हो? सेंसिटिव तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वही है यार, तो अकल किया करो, क्या कर रहे हो? मुल्क के लेवल पे बात हो रही है, तुम मुझे वही डोई और कफगीर के आगे फेंक देती हो हर दफा। यार पाजनाद, ये जो नेटो सप्लाई के लिए रास्ता की बंदिश और उसका खुलना और शोर होगा है, इंतहाई सेंसिटिव मसला है। यार देखो, ये बहुत ज्यादती है कि एक मुल्क जो है उसने किसी मुल्क के हमसाये मुल्क में कब्जा किया हुआ है और वो उसका रास्ता इस्तेमाल कर रहा है बगैर उसकी मर्जी से, ताकत से और दोष से, और वो दंदनाता फिर रहा है उसकी सड़कों के ऊपर। और दंदनाने का मतलब समझते हो? नहीं, ये नहीं होता है ऐसे ऐसे दंदनाना, नहीं। दंदनाना होता है जिधर मर्जी बंदा जा रहा है ऐसे आकर के, ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं। यार ये तो एक चलो बहुत ही सेंसिटिव मसला है ही, मगर मुझे इससे कई गुना ज्यादा सेंसिटिव मसला ये लग रहा है कि ये जो अमेरिकन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वो तो उसका एरिया बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हद हो गई है यार, को पूछने वाला नहीं है। कई एकड़ों में सुना, अखबार में लिखा हुआ था कि वो फैल चुका है एम्बेसी का एरिया। यानी तोसी के बाद उसका जो कुल एरिया है वो 56 एकड़ तक फैल जाएगा। हद हो गई है। उधर उन्होंने यहाँ तो है ना को क्रिकेट ग्राउंड बना के तो पिच पे वीजे लगाने करने, उधर से माइकल विया पकड़ के बॉलिंग कराएगा और इधर से जॉनसन जो है वो पासपोर्ट को ऐसे शॉट मारेगा तो वीजा लग जाएगा। लग गया। और इस तमाम मामले का एक और बड़ा अजीब पहलू है कि इस हवाले से मुल्क भर में कोई तशवीश या फिक्रमंदी की लहर नजर नहीं आती। यानी चारों तरफ इत्मीनान है, जैसे एक आम सी इमारत की तोसी हो रही है। ये अमरीकी सफारत खाना है और हमारे दारुल हुकूमत में उसकी तोसी हो रही है और रिकॉर्ड हद तक तोसी हो रही है। यानी अमरीकी सफारत खाना जो इस्लामाबाद में है वो इस वक्त दुनिया भर में जितने अमरीकी सफारत खाने हैं उन पर अगर नजर डालो तो दूसरे नंबर का बड़ा सफारत खाना है। पहले नंबर पर कौन सा है? बगदाद, इराक में। दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर जो बड़े सफारत खाने हैं, यानी जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अभी अमेरिका ने अमल दरामद करना है, वो अफगानिस्तान में है। और तीसरे नंबर पर एक अंदाज में हम आते हैं, यानी हम भी उन मफतूहा ममालिक में शामिल होने जा रहे हैं, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। मुझे इस मामले का ज़्यादा जो तशवीशनाक या अफसोसनाक पहलू है वो यही नज़र आता है कि हम किन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं। और अजीबो गरीब तरह के जवाब घड़े जा रहे हैं। यानी अमरीकी सफारत खाना कह रहे हैं कि चूंकि हम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इमदाद देते हैं तो हमने उस इमदाद की मॉनिटरिंग करनी है। यानी अंदाजा करो कि वो अमेरिका सबसे ज्यादा इमदाद तो फिर इसराइल को देता है। exactly. और इसराइल की जो यानी इसराइल में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसमें सिर्फ 200 मुलाजिम है और हमारे यहाँ हजारों की तादाद में मुलाजिम है। और वहां पर जो सफारत खाना है वो सिर्फ 6 एनेक्सीज पर मुश्तमिल है। फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं, हमारा असल में जो इस्लामाबाद में सफारत खाना है वो बहुत पुराना हो गया, 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, हमें रिप्लेस करनी है। पहली बात तो ये कि रिप्लेस करने वाली कोई वहां पर सिचुएशन नहीं है, नई एक यानी एक्सपेंशन हो रही है, पुरानी एम्बेसी को कुछ नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात ये है कि दुनिया भर में आपके सफारत खाने 40-40, 50-50 साल, 60-60 साल पुराने हैं, कहीं पर आपको उसकी रेनोवेशन का ख्याल नहीं आया। सिर्फ ये जो करम फरमाई है पाकिस्तान पर ही हो रही है। या तो बताओ ना कि जी पुरानी जो एम्बेसी इधर बनी हुई है उसे सुंडी लग गई है भाई जी, और कीड़े मार दुआ भी छिड़की थी, नहीं आराम आया, अब इसलिए नहीं बना रहे। और इस तौसीर मंसूबे की अगर तुम तफसीलात देखो तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी उसमें बाकायदा बंकर्स शामिल हैं, जेर जमीन बिल्डिंग्स हैं, कंक्रीट की बिल्डिंग्स शामिल हैं, यानी स्विमिंग पूल बन रहे हैं, क्लब्स बन रहे हैं। तो यानी करने वाले बजा तौर पर इस शक का इजहार कर रहे हैं कि ये एम्बेसी बन रही है, ये मिनी अमेरिका बन रहा है यहाँ पे। हाँ यार, एम्बेसी का इतना लंबा चौड़ा खिलारा, इतना तो लग रहा है कि कोई अमेरिका की यहाँ पे छावनी बन रही है। छावनी का एरिया इतना बड़ा होता है? बिल्कुल। यानी पाकिस्तान की कई फौजी छावनियां ऐसी हैं जिनका जो जहां पर फौजी तनसीबात का जो कुल एरिया है वो 56 एकड़ से कम है।
तो यार सोचने वाले ये नहीं सोच रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी तरह ही आई थी। यार सोचने वाले तो सोच ही नहीं रहे ना, वरना ये सोच उनके दिमाग में क्यों नहीं आती कि अगर आज अमेरिका 18 एकड़ का मुतालबा करता है तो कल 20 एकड़ मजीद का मुतालबा करेगा, फिर 20 एकड़ का मुतालबा करेगा। अगर आज आपके पास कोई जवाज नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई मंतक नहीं है उनका या कोई हिम्मत नहीं है, कोई जुर्रत नहीं है उनका मुतालबा मुस्तरद करने के लिए, तो कल को आप किस तरह ये अपने अंदर इतनी जुर्रत पैदा करेंगे, कहां से दलील लाएंगे कि उनके मजीद मुतालबात आप मुस्तरद करेंगे? हाय हमारा उस मरीज वाला साहब है ना जो उस वक्त डॉक्टर के पास जाता है जब डॉक्टर कहता है फटाफट लाहौर ले जाओ इनको, और जब लाहौर लेके आते हैं तो लाहौर वाले कहते हैं देर कर दी वापस ले जाएगी। सही, ये जो आप 56 एकड़ का रकबा बता रहे हैं, न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशंस का कंपाउंड है वो भी इससे 3 गुना कम है। अच्छा, इससे भी ज्यादा जो खतरनाक या तशवीशनाक बात है वो ये है कि अमेरिका ने इस एक्सपेंशन के लिए जो जमीन हासिल की है वो मार्केट रेट से 8 गुना कम रेट पर हासिल की है। ये अजीब बात है। यानी होता यही है ना, देखने में यही आता है कि जहां पर कोई दुकान होती है, कोई अगर कॉलेज कामयाब हो जाता है, कोई इमारत, तो जो उसके मुल्का ज़मीन होती है वो बिलमुम उसके रेट्स यानी ज्यादा हो जाते हैं। उनको पता होता है कि इसने हमारी जमीन एक्वायर करनी है। यहाँ पे अजीब मामला है कि जमीन के रेट बजाय ऊपर जाने के वो 8 गुना कम पर हासिल की गई है, और इस 8 गुना कम रकम की भी अभी तक मुकम्मल तौर पर अदायगी नहीं की गई। यानी मुझे तो इस सारी यानी इतनी कम रकम पर इतनी कीमती जमीन के असूल से मुझे तो ये शक भी पड़ता है कि इस सारे मामले में सिर्फ अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि कुछ यानी पोशीदा कुव्वतें उसको फैसिलिटेट भी कर रही हैं, और उनको यानी सामने लाना बहुत जरूरी है। खा वो सीडीए में बैठे हुए हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, जहां जहां बैठे हुए हैं, वो एक दफा उनको सामने तो लाया जाए, कोई इंक्वायरी करवाई जाए, पता तो चले, वरना ये खेल तो ना रुकने वाला एक सिलसिला है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। हाय 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 हाय, कभी इस बंदे ने आके नहीं कहा कि ये आलू सस्ते हो गए हैं, या कल से लोड शेडिंग नहीं होगी, या ट्रेनें चल पड़ी हैं, या कभी आके यही कह दे कि तुम्हें पता चला कल से ठंडी हवाएं चलने। हाँ, मेरी बात सुनो, यही वजह है हम इन मसाइल की तरफ देखते नहीं है। यही वजह है कि हमारे यहाँ ठंडी हवाएं नहीं चलती, ट्रेनें टाइम पर नहीं चलती, आलू सस्ते नहीं होते, कि हमें डिक्टेट कहीं और से किया जा रहा है। इस बात को अगर समझ लो तो ये सारे मसाइल भी हल हो जाए। तो ये अमेरिकन एम्बेसी जो है इसमें आलूओं की भी ढेरी लगा करेगी। यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर हम अपने फैसले खुद करना शुरू हो जाएंगे तो ये मसाइल भी हल हो जाएंगे। इस तरह की खतरनाक गुफ्तगू तुम भी इससे किया करो, मैंने नहीं इसमें बोलना। नाज़रीन, इसी मौजू पर बात जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। यार पांच जनाब, जितना तुम ये एरिया बता रहे हो अमेरिकन एम्बेसी का 56 एकड़, ये 17,34,000 मरबा फुट बढ़ता है। एग्जैक्टली। और वो जो तुम इजराइल का बता रहे हो, उधर 6 अनेक्सियां तुम बता रहे हो। मैंने पढ़ा अखबार में कि इधर कोई 16 अनेक्सियां बन रही हैं, और उसमें कितनी सारी बिल्डिंगें जो हैं वो 9-9 मंजिला है। अंदाजा करो, यानी हम सोए हुए, यानी हमारे दारुल हुकूमत में, यानी हाई राइज बिल्डिंग तो आपको लाहौर में भी कई सेंसिटिव एरिया जहां पर आपको हाई राइज बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं मिल सकती। कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके इस्लामाबाद के मोस्ट सेंसिटिव एरिया में आपको हाई राइज बिल्डिंग बनाने की इजाजत कैसे मिल गई, और वो भी इन हालात में जब अभी कुछ अरसा पहले यानी कैबिनेट मीटिंग के बारे में ये बात आई थी, ये खबरें आई थी कि उसकी बगिंग हो रही है, उसकी जासूसी हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है कैबिनेट मीटिंग की, और हर शख्स का, हर ज़ी-शऊर शख्स का ध्यान फौरी तौर पर अमेरिका की तरफ जाता है कि वो ये हरकत कर सकता है। और जब भी बगिंग का मामला आता है तो वो हाई राइज बिल्डिंग उसके लिए जरूरी है। वैसे तो खैर वो अब इसका भी मोहताज नहीं रहा, लेकिन फौरी तौर पर यही ख्याल जाता है कि जहां पर हाई राइज बिल्डिंग होगी वहां पर जो जासूसी का काम है वो इंतहाई आसानी के साथ किया जा सकता है। पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को यार, हम क्यों नहीं दलेरी के साथ इस अमेरिका को कहते कहो मिस्टर बगिंग बैक। हद हो गई है यार, 9-9 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं, और जाहिर है वो पक्की बनेगी, सरिया सुरिया भी डाल रहे हैं अच्छी भली सीरियस बात करके खुद ही बेड़ा गर्क कर दे। नहीं, अमेरिका की बिल्डिंगें हैं यार, और क्या मिट्टी की बिल्डिंग बन रही है यार। वही मैं कह रहा हूं ना कि इनको, अब आप और 950 मिलियन डॉलर खर्च कर रही है ओबामा इंतजामिया इस सफारत खाने पर। जनाब
950 मिलियन डॉलर जनाब। अब्बा। और इससे पहले जो बगदाद में यूएस एम्बेसी थी, जो आज तक सबसे बड़ी यूएस एम्बेसी है, उस पर 750 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। यानी अनकरीब जो है ये एजाज भी हमें हासिल हो जाएगा कि हमारे यहाँ अमेरिका की सबसे बड़ी एम्बेसी, दुनिया में सबसे बड़ी एम्बेसी हमारे यहाँ है। क्योंकि अब बगदाद एम्बेसी जो है वो सबसे बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि ऐलान ये है कि वहां पर उनका स्टाफ और वो जो बिल्डिंग है वो निस्फ की जा रही है। और यहाँ पे निस्फ से ज्यादा बढ़ रही है जनाब। सुना कि ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे इनके लिए को अलग ही एक गेट था। ये अमरीकी जब आते भी थे और जाते भी थे तो उस गेट के जरिए आते थे, कोई रास्ते में चेकिंग शेकिंग कोई किसी किस्म का कोई इनके लिए कानून कायदा नहीं था। भाई चेकिंग तो उनकी तौहीन है। वो जहाज तक जाते थे पैदल चलते हुए, इत्मीनान के साथ, आराम के साथ, इंतहाई शाहाना अंदाज में चलते हुए जाते थे और उस दरवाजे को गैमन गेट कहा जाता था। ये तो जनरल पाशा जब आए हैं तो उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई थी कि जो भी आना जाना चाहता है वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाएगा। हाय 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 हाय, याद है तुम्हें पिछले दिनों एक दफा इन्होंने अपनी एम्बेसी में कोई फौज सा फंक्शन रखा हुआ था, तो जब किसी ने लोगों ने एतराज किया था तो इन्होंने कह दिया था कि जी ये हमारी एम्बेसी के एरिया के अंदर ये फंक्शन हुआ है और जो एम्बेसी होती है जिस मुल्क की होती है उसके कानून कायदे के तहत होती है, आपका इधर कोई कानून नहीं लगता, चलो दौड़ो। ये तो और ज्यादा खतरनाक बात है। इसका मतलब ये हुआ खुदा न खास्ता आधा इस्लामाबाद जो है वो अमेरिका बनने जा रहा है। हाँ हाँ, जितना इसका मतलब है इनका एरिया वो अमेरिकी सरजमीन होगी ना, वहां पे अमेरिका का कानून होगा ना। आप तो नहीं उससे पूछ सकते कि आप अपनी सरजमीन पे ये टैंक क्यों ला रहे हैं, तोपें क्यों ला रहे हैं, जहाज क्यों ला रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स क्यों ला रहे हैं। आप तो पूछ नहीं सकते क्योंकि वो अमेरिकी सफारत खाना जो है वो अमेरिका की सरजमीन होगी। 56 एकड़ में दंदनाते फिरेंगे। अभी तो 56 एकड़ आगाज है, कहां तक बात जाएगी यही तो मैं कह रहा हूं। ये सिलसिला कहां थमेगा, कहां रुकेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। हाय हाय हाय, वो दंदनाते फिर रहे हैं और हम दंद कटाते फिर रहे हैं। दंद कटाते। हाँ तो और क्या, जितनी मर्जी सेंसिटिव बात हो सिर्फ दांत निकाल के बैठ जाती। सर ये एरिया इतना बड़ा हो जाएगा तो जाहिर है फिर लोगों की तादाद में भी बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। तो जाहिर है वो लोग आएंगे ही, और ये इतना बड़ा सारा एरिया बना के एम्बेसी इतनी बड़ी बना के वहां को गायें भैंसे तो नहीं ना बांधनी उन्होंने। आप मेरी नकल उतार रहे थे। नहीं वैसे मैं बताना चाह रहा था कि ये जाहिर है लोग ही आएंगे ज्यादा। और बीजिंग में इस वक्त पता है उनका सफारती अमला कितना है? देखा, इसको कहते हैं कि दुआने को देख के खरबूजा रंग पकड़ता। बीजिंग इस वक्त सफारती हमले की तादाद के हवाले से सबसे बड़ा अमरीकी सफारत खाना है। अच्छा। वहां पर सफारती हमले की तादाद 1450 है। और अगर अमरीकी मौकफ को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि कमोबेश 1000 मजीद जो अमरीकी हैं वो पाकिस्तान तशरीफ लाने वाले हैं। ये सिर्फ सफारती हमला है, इसमें अमेरिकन मेरीन्स शामिल नहीं है, ब्लैक वाटर शामिल नहीं है, उनके जो फौजी मुख्तलिफ यानी मिशंस पर आते हैं, अमरीकी जो एजेंट हैं, जासूस हैं, वो शामिल नहीं है, रेमंड डेविस जैसे जो उसके भाई बंदे हैं वो शामिल नहीं है। ये सारी तादाद जिसकी यानी सही तादाद हमें आज तक जिसके बारे में इल्म ही नहीं हो सका कि कुल अमरीकी सफारत खाने में अमरीकियों की तादाद कितनी है। जो इस वक्त जो अमरीकी जो स्टाफ जो बाकायदा रजिस्टर्ड स्टाफ जो एम्बेसी के लिए काम कर रहा है वो 750 है और गालिबन वो 2500 से तजावज़ कर जाएगा वो जो फिगर है। और इसका मतलब है कि जो दूसरी तादाद है अमेरिकन मेरीन्स वगैरह की जो उनके ऑपरेटिव्स हैं उनकी तादाद तो फिर हज़ारों से एक्सीड कर जाएगी। ऊपर से उनके चाचे मामे ताए के पुत्र को खाला फुफ्फो आया गया जाहिर अमेरिका से आएंगे मिलने यार। उधर से कहेंगे ही ना उनके रिश्तेदार भी माइकल है हर दूसरे दिन बैग चुक के तो पाकिस्तान तुर पईया मैनूं नाल क्यों नहीं खड़दा वे। मैं सुनिया पाकिस्तान दी मूली बड़ी कौड़ी होंदी है मैनूं लै के चल हम यार सारे दे सामने 10-12 मूलियां ते खा के वहां इन्हां पर ऐसे माइकल का बड़ा फुफड़ भी कहेगा ओए माइकल मेरी गल सुने ना पुत्र और यार मैनू तो लैके चल किसी दिन पाकिस्तान। मैं सुनिया उन्होंने उत्थे सगार नूं पानी वाला पाइप लाया ते पाइप फड़ के पीण डे आउंदे ने गड़ 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 मैनू भी जरा लैके ते चल मैं पानी वाला सगार ते पियां चल गए। आगे से माइकल लड़ रहा ओ फुफा जी उसको हुक्का कहते हैं। हाँ हुक्का ध्यान नाल पुत्र अफगानी भी हुक्का पींदे हन ते उन्हां तुहाडा हुक्का पानी बंद कर छड्डिया है। ये पाकिस्तानी भी जे हुक्का पींदे ने ते जरा ध्यान नाल उत्थे जाया कर मेरा पुत्र जा कल्ला ही जा।
मेरा पॉइंट तो सिर्फ इतना है कि मैं अपनी तमाम तर जज्बातियत साइड पर रखकर इंतहाई गैर जज्बाती अंदाज में अमरीकी सफीर से यह सवाल करता हूं कि वो हमें यह समझाएं तो सही दलील के साथ, मंतक के साथ, कि अगर आपके कोई जारहाना अज़ाइम नहीं है, अगर आप पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसे ऑब्नॉक्शियस किस्म के डिजाइन नहीं रखते, तो आपने इस्लामाबाद के कल्ब के अंदर इतनी बड़ी जगह, इतनी वसीओ अरीज जगह का करना क्या है? हाँ, जो एम्बेसी के नाम पे आप एक स्टेट पूरी बना रहे हैं, उसका आपको जवाब तो दें, को हिसाब तो दें। हमारा मुल्क है यार, हमारी सरजमीन है, उसके ऊपर आप अपना इतना बड़ा एरिया छत के बैठने लगे हैं बिल्डिंगें डाल के। हमें बताएं तो सही यार, हमारा हक बनता है पूछने का। अगर आपने को डेयरी फार्म बनाना है तो तब भी हमें बताएं, हम आपको बताएं कि पंच कल्याण मझ जो होती है वो ज्यादा दूध देती है, या नीली बार की जो मझ है वो अच्छी रहती है, या गाय अगर आपने खरीदनी है तो आपको बताएं भाई जी साहिवाल की गां बहुत अच्छी है, आला दर्जे की, आपकी वलैती गां से भी अच्छा दूध देती है और उसका कद भी काफी बड़ा होता है। और अगर पोल्ट्री फार्म बनाना है तो कोई बात नहीं, मैं पिंडी अपने दोस्त नईम अवान साहब से कह दूंगा कि नईम साहब अमरीकियों का आधार फीड दे दिया करे यार, ये भी हर एक तरह के इंसान ही होते हैं। वैसे हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, माशरे में बढ़ती हुई ज़ईफ़ुल एतकादी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं जनाब आमिल बाबा। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, थले 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 आया मैं मर गया। बाबा जी आप क्या करते हैं? मैट्रिक की तैयारी कर रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ बच्चा? क्या अमल कर रहे हैं आप? बंगाली क्रिकेट टीम को पाकिस्तान लाने के लिए अमल कर रहा हूँ। पहले 17 चिल्लों के बाद बंगाली टीम मान गई थी, मगर आज बंगाली अदालत ने फिर स्टे दे दिया है। बंगाली बाबा का जिन बैठ के रो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, हाय मैं मर गया। कहाँ रो रहा है आपका जिन? नजर नहीं आ रहा, हर चैनल की स्क्रीन पर जो रो रहा है, ज़का अशरफ, जिसे तुम जरदारी बाबा का जिन समझते हो, वो बंगाली बाबा का जिन है। तले 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 हाय मैं मर गया। मर क्यों गए बाबा जी? 2.5 करोड़ का सट्टा तो बंगाली बाबा खुद लगा बैठा था, जो प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया है। बंगाली बाबा रोए ना तो और क्या करे, हाय मैं मर गया। अच्छा बाबा जी आप बंगाली बाबा कब से बन गए? बच्चा ये क्या सवाल कर दिया तूने, कहीं सड़ के बसम ना हो जाना। अरे बंगाली बाबा से पूछता है, बंगाल का इल्म हासिल किया है बंगाली बाबा ने, कष्ट काटे हैं, चिल्ले काटे हैं। बंगाली बाबा ने बंगाल के कब्रिस्तान में जाके एक कब्र के अंदर बैठ के 40 दिन मच्छी और पप्पा खाया है। फिर बाबा को बंगाल का सारा इल्म हासिल हुआ है। क्या इल्म है बाबा जी आपके पास बंगाल का? चैलेंज ना कर बाबा को, बाबा के पास बंगाल का सारा इल्म है। यही तो पूछ रहा हूँ, क्या इल्म है? सुनना चाहता है तो सुन, कान खोल के सुन। बंगाल का इल्म जैसे अलब से अमेरिका होता है, ऐसे बे से बंगाल होता है। और सुन बंगाल का इल्म, ये बपाशा बासु भी बंगाल की है। और सुन, रोबन गोश और शबनम भी बंगाल के हैं। ओए होए होए दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, कहती है मेरी। ये गाना भी बंगाल की सिंगर ने गाया था। बाबा जी आपने कब्र में बैठ के ये इल्म हासिल किया? उसका नाम रूना लैला था। मत बोल बंगाली इल्म में,
सुन जरा, उस सिंगर का नाम रोना लैला था और बाबे ने ही उसका नाम रोना लैला रखा था। इसका नाम पहले लैला था, छोटी सी बच्ची थी और रो रही थी। बाबे ने जेब से टॉफी निकाल के उसे कहा, रोना लैला, और वो चुप कर गई और उसका नाम मशहूर हो गया, रोना लैला। हायो मैं मर गया। अच्छा बाबा जी, आप डिफरेंट चैनल्स पे बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं आजकल। हाँ बच्चा, कली कली जान दुख लखते करोड़ वे, हाय एक बाबा और 36 चैनल। बाबा सारा दिन यही सोचता रहता है, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। हाय मैं मर गया। बाबा जी वाकई आपके पास जिन है? ये क्या सवाल कर दिया बच्चा, बाबे के पास जिन ही हैं और क्या खुसरे हैं। याद रखो, जिसके इतने लंबे बाल होते हैं उसके पास या जिन होते हैं या चर्स होती है। दो ही तो चीजें हैं इस फकीर बाबे के पास, सिर में जुएं हैं और हाथ में जिन है। जिन 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 जिन। अभी तो बाबे के जिन फार्म हाउस से 3 जिन कम हो गए हैं। अच्छा। हाँ, एक जिन बाबे ने निकाल दिया है। क्यों बाबा जी, उसने क्या किया था? बाबे ने उससे कहा, बच्चा लोड शेडिंग बंद कर। कहने लगा, बाबा तू बकवास बंद कर। बाबे ने कहा, गुस्ताख कमीने, दफा हो जा। चला गया चला गया चला गया। दूसरा ब्रायलर जिन बन गया, बोतल में बंद था। बाबे ने बोतल खोल के उसमें नमक डाल दिया, सारा जिन बाहर उबल गया। फैलता ही गया फैलता ही गया, इतना फैल गया कि अब महंगाई का जिन बन चुका है। बोतल में बंद करना मुश्किल हो गया है। बाबे ने आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। तीसरा जिन बाबे का पकड़ा गया है। किसी आमिल ने पकड़ लिया बाबा जी? किसी आमल की ये जरूरत है कि बाबे का जिन पकड़ ले। क्लिफ्टन थाने के SHO ने पकड़ लिया है। क्यों बाबा जी, उसे क्यों पकड़ लिया? बाबे ने उसको भेजा, जा गोश्त बहुत महंगा हो गया है, तू ही जा और कसाई की दुकान से किलो गोश्त ले आ। वो जिन कसाई की दुकान पर पहुंचा, उस कसाई ने किसी बट साहब का किलो गोश्त शापर में रखा हुआ था। जिन ने शापर पकड़ा तो बट साहब ने जिन पकड़ लिया और कहने लगा, ए बट दा प्लाट ले जा, बट दी गड्डी ले जा, बट दी जान ले जा, पर बट दा गोश्त ना खड़ी जिन्ना। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बाबर रवान तौहीने अदालत केस में गवाही के मौका पर गायब हो गए, मेरा फोन तक नहीं उठाया, सदर जरदारी। ओहो जरदारी साहब, चले जाने दें हयूर, आप भी गुस्सा ही कर जाते हैं। माफ कर दे, चले कोई बात नहीं। कोई जरूरी तो नहीं कि उन्होंने जानबूझ के ना उठाया हो। ये हो सकता है कि आपका फोन बाबर रवान साहब ना उठाएं, वो तो जनाब आपके बड़े ताबेदार वर्कर हैं। ये भी हो सकता है कि आप जब फोन कर रहे थे उस वक्त उन्होंने वाइब्रेशन पे लगाया हो और पैंट की जेब में रखा हो और शीशे के आगे खड़े होकर गवाही देने की रिहर्सल कर रहे हो और आपका फोन आया हो तो वो वाइब्रेट किया हो और उन्होंने सोचा हो कि शायद गवाही के खौफ से टांगे कांप रही हैं, फोन नहीं आया। या ये भी हो सकता है कि जिस वक्त जरदारी साहब फोन कर रहे थे, बाबर साहब का फोन सोफे की किसी नुक्कर में घुस गया हो और उधर ही वाइब्रेट कर रहा और बाबर साहब समझ रहे हो कि शायद सोफे के अंदर चूहा घुस के सोफा को उतर रहा है। या ये भी हो सकता है कि बाबर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और इन्होंने फोन अपना किसी दोस्त को पकड़ाया हो
और तकरीर कर रहे हो तो उसमें ही प्रेसिडेंट साहब का फोन आ गया और उसने बताया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि फिक्र ना करें, वजीर बनना कोई ऐसी बात नहीं, वजीर तो मैं बन ही जाऊंगा। तो बीच में दोस्त ने कहा, सर मिस्टर प्रेसिडेंट, तो इन्होंने आगे से कह दिया कि इंशाल्लाह दुआ करें वो भी बन जाऊंगा, वो भी बन जाऊंगा। सर मिस्टर प्रेसिडेंट बन जाऊंगा यार, काले ना पड़ो। हाँ तो मैं कह रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई हो तो दोस्त ने कहा कि सर प्रेसिडेंट साहब का फोन आ रहा था, मैं वो बता रहा था। हाँ जरदारी साहब, ये भी हो सकता है कि बाबर अवान साहब जितनी आपसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने आपका नंबर जाने मन के नाम से सेव किया हो और वो फोन की बेल बंद करके सोए हों और आपका जब फोन आया हो और उनकी बेगम साहबा ने फोन उठाया हो, हैं जाने मन, बाबर साहब ये उठो ना, मुझे तो आज पता चला कि आप ये पैसे भर भर के ब्रीफकेस कहां लेके जाते हैं। हाँ हाँ सरकार, यही होगा, उन्होंने फोन की बेल बंद की होगी, वरना आपके नाम पे तो उन्होंने अलग रिंगटोन लगाई हुई है। वे तो सदिया मैं उड़ती आई, तेरे प्यार ने होश पुलाई, माही वे मेरे हान दिया, माही वे मेरे हान दिया। ये तो आप ऐसे खाम कौन के हक में बहाने तराश रहे हैं। बहाने क्या, अल्लाह लोग, ये भी हो सकता है कि उनका फोन गुम ही गया हो। अच्छा, गुम गया था उनका फोन। जरदारी साहब आप जाने दें हजूर, आप तो मेरे दोस्त वाला साहब कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है मनियर अमीन, मुझे कहता है ये तुमने मुझे इतने दिन फोन ही नहीं किया यार। और मैंने कहा तुम्हारे पास फोन ही नहीं है, मैं कहां से करता। कहता है चलो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास तो था ना, तुम तो करते फोन यार। जब बंदा पूछे भाई तुम्हारे पास फोन नहीं है, तो फोन मैं इधर से तुम्हारी अंगीठी में मिलाता। कायम अली शाह ने कहा है कि फिर हुकूमत मिली तो कराची को असलहे से पाक कर देंगे। हेलो, अभी कोई कसर रह गई है? हाय 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 हाय, कायम अली शाह साहब, आपने ये बात पहली दफा लियाकत अली खान के दौर में कही थी, नहीं सच अपना लॉर्ड माउंटबेटन के दौर में कही, नहीं यार ठहर जाओ एक मिनट, चंगेज खान के दौर में कही, नहीं हाँ सिकंदर आजम के दौर में कही थी। अल्लाह दस, मुझे याद आ गया यार, हबील और कबील की लड़ाई के दौर में कही थी पहली। बल्कि मुझे बुजुर्गों ने बताया कि जहां कहीं दौर पड़ा होता है ना, कायम अली शाह साहब कह दिया लो जी अब असले से पाक कर दो। हद हो गई है। वैसे कायम अली शाह साहब अच्छा भला कराची रोशनियों का शहर था, उसे चंगारियों का शहर बना दिया आप लोगों ने, बेड़े ही गर्क कर छड़े हैं पकड़ के। और ऊपर से जनाब आप कह रहे हैं कि आइंदा हुकूमत मिली तो हम असले से पाक कर देंगे। हजूर ये 4 साल से आप हुकूमत ही चला रहे हैं, कोई सलाई स्कूल नहीं चला रहे हैं। बिल्कुल सही। इस तरह के बंदे के पास अगर हुकूमत ना हो तो वो सिर्फ पिंड के मंजे पे बैठ के 3-4 मस्कीन बंदों को बता रहा होता है, सही मुझे मामूली न समझो, मैं रोजाना 12 ऊँटनियों का दूध बेचता हूँ। वजारत इत्तलात और नशरियात में फिरदौस आशिक अवान के जाने और कमरुज़्ज़मान कायरा के आने पर नई हिकमत अमली की तैयारी। तबसरा बाद में करना, पहले मेरी मुबारकबाद वसूल कर लो, बिल आखिर तुम्हारी मुखबरी दुरुस्त साबित हुई है। अब सुनाओ, उस वक्त बड़े लोगों ने गर्मी खाई थी, नहीं ये तुम गलत कह रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा जाने दो, एवं नहीं लोग कहते वाह ये हिकमत अमली क्या तैयार होनी है। दोनों वजीरों के टेम्परामेंट में जमीन आसमान का फर्क है। फिरदौस आशिक अवान साहब अल्लाह माफ करे, उनकी तो मोहब्बतें भी खतरा 4 से 40 वोल्ट होती है, और कायरा साहब का तो जाहो जलाल भी एक फकी की चुटकी से खत्म हो जाता है। फिरदौस आशिक अवान साहब ने तो बहार के मौसम का भी जिक्र करना हो ना तो इस तरह करती हैं। ख़वातीन हज़रात, अब मैनू लगता बहार का मौसम आ गया है, एवं नहीं निक्कियां निक्कियां टहनियां ते फुल उतरे चौड़े होए। हद हो गई, हमने मफामत की पॉलिसी क्या अपनाई है, हर बंदा ही चौड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ कायरा साहब को तो कोई साफी बड़े गुस्से वाले लहजे में भी पूछ लेना, कायरा साहब ये आपकी हुकूमत में से करप्शन कब खत्म होगी। वो आगे से बड़े आराम से कहते हैं, देखिए मेरे भाई मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, आप भी सच कह रहे हैं मगर गलत मैं भी नहीं कह रहा। ये जो करप्शन है ये हमें विरसे में मिली है, इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, मैं इसके लिए फकीर रगड़ रहा हूं।
हिकमत अमली क्या चेंज होनी है अल्लाह लोग के वजारत तो ऐसे चेंज हुई है जैसे मई जून से सीधा नवंबर दिसंबर में चली गई हो, जैसे जैकबाबाद से उठ के सीधा मरी में घुस गई हो। पहले वजारत जो थी वो जंगी जहाज में बैठी हुई थी। अब तो लगता है वजारत हाथ थाले नक्शे पे चढ़ गई। सारे महकमे को वक्त पड़ा हुआ है। उनको डॉक्टर फरदौसा कमान साहबा की आदत पड़ी हुई थी। वो तो आगे से कहते हैं जी मैडम जी जी क्या कह रही है जी सुन लिया मैडम सुन लिया, फिक्र ना करें खुदा के जी सुन लिया जनाब। तो कायरा साहब जिस दिन से आए हैं अफसर बेचारे कह रहे हैं क्या कहा कायरा साहब जी जरा ऊंचा बताएं क्या कह रहे हैं। अच्छा मैं साथ वाले से पूछ लूंगा आप फिर करना। ऐसे तुम बोलते चले जा रहे हो। पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों का दिफा करना जितना मुश्किल हो गया है, ये काम मेरा ख्याल कायरा साहब जैसा आदमी कर सकता था। यार वो तो तुम्हारी बात ठीक है, मगर वजारत इतला तो नशरियात के साथ ऐसे हुआ है जैसे लूमो वाली फैक्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा था तो एकदम उसको लाइब्रेरी में जॉब मिल गई। नाज़रीन हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी अजीज साहब आप तैयार हैं? क्या हुआ जी? अजीज साहब वो व्यूअर्स ने जो वीडियो क्लिप्स और तस्वीर भेजी हैं वो दिखाने लगी हूँ ना आपको। ना तो दिखाओ ना, तैयार है तो ऐसे पूछ रही जैसे फांसी देने लगी। दिखाओ जो है व्यूअर्स की तस्वीरें। ये ले अजीज साहब पहली तस्वीर देखें। हेलो वो देखो ये रहा असले की बोतात। बिल्लियों ने भी अब भजना से करके चूहा पकड़ने की बजाय पिस्तौलें रख ली है कि चूहा बाहर निकले तो फायर मारो और पकड़ लो। और अल्लाह माफ करे जो आजकल हालात है, बिल्ली के गोली चलाने से पहले दिल करे चूहा अंदर से मिसाइल चला दे। और ये भी हमारा ही ख्याल है कि वो चूहा मारने आई है, दिल करे कबिया ग्रुप की बिल्ली हो खोट पे कब्जा करने आई हो। ओहो अब मुझे समझ आई है, असल में ये बिल्ली नहीं बिल्ला है। अच्छा इसकी जो बिल्ली है ना वो चूहा अगवा करके ले आया है। अच्छा अब ये पिस्तौल लेके आया इधर चूहे को तड़ी लगाने के लिए। ओए जगीरदारा ओ मेरी बिल्ली दे गले दी कैंटी वापस कर। अब अंदर से जगीरदार निकलेगा। अब गैरता ओ तू कैंटी मंगनी है, तू बिल्ली मांग। अजीज साहब अगली तस्वीर देखें रहने दे। यस ये ले। आहा ये क्या है जी? अजीज साहब ये कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट से बना हुआ स्टेडियम है। बहुत अच्छे। ये किस तरह का स्टेडियम बना लिया है? एक पासे सैंडविच की दीवार बनी हुई है, दूसरे पासे केक की दीवार बनी हुई है। पता चले भाई जी मैच जो है वो 3 घंटे लेट है, स्टेडियम को कीड़ियां चढ़ गई। जब स्टेडियम साफ सूफ कर लें तो ऊपर से इजाज भट्ट साहब आ जाए, बड़े दफा हो जाए तुम्हें मैच की पड़ी हुई है, मुझे भूख लगी हुई है। सारा स्टेडियम खा के कहें यार स्टेडियम में मीठा कम था। दूसरे दिन अखबार में खबर आए साबिक चेयरमैन पीसीबी के स्टेडियम खा जाने की वजह से मैच मुलतवी। साबिक चेयरमैन सैंडविच में फंसे हुए 3 खिलाड़ी भी खा गए। अजीज साहब ये किसी डिश का सर्विंग स्टाइल है। ये कौन सा सर्विंग स्टाइल है? चलो दूसरी तस्वीर दिखाओ। इसे कहते हैं जरूरत इजाद का बाप है। वो जिनको सीटें नहीं मिली उन्होंने ऊपर चादरें बांध ली हैं और बीच में घुस के सो गए हैं। वो जैसे पिंडों में नहीं चारपाई के साथ चादर बांध के बीच में बच्चा डाल देते हैं। अब नीचे वाली सवारियां झूठे देंगी, अल्लाह काका सो जा, लाल पलंग पे सो जा, बलोर साहब आएंगे, लाल टोपी लाएंगे। कितना रिस्की स्टाइल है सफर करने का यार। रिस्की किस बात का है? पाकिस्तान की रेलगाड़ी है, उसने कौन सा चलना है? इधर ही 6-7 घंटे उन्होंने नींद पूरी कर लेनी है। और अगर अल्लाह ना करे टिकट चेकर आ गया, उसने एक साइड से चादरें खोली तो सारी सवारियां थल्ले भाग गई। अगली तस्वीर
तस्वीर देखें अजीज साहब। ये क्या है जी? अजीज साहब ये लेटेस्ट तरीका है नकल रोकने का। हाय 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 हाय, तो ये इधर हमारे इम्तिहानी मरकज में ये क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कौन से? यार देखो तो सही, भाजना है तो उन्होंने फाइल कवर के बीच में से मोरा करके सिर पे डाल दिया ताकि सजे खबे स्टूडेंट ना देख सके। बिल्कुल बहुत अच्छा ये तरीका निकाला उन्होंने, वरना आजकल तो स्टूडेंट को पूछे ना बेटा कैसी तैयारी है इम्तिहान की, वो कहता है जी बड़ा अल्लाह का फजल है जनाब, आगे मेरे जो फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट है वो बैठा हुआ है, पीछे मेरे थर्ड आने वाला स्टूडेंट है, और मेरे राइट साइड पे सेकंड आने वाला स्टूडेंट है। बहुत अल्लाह का फजल है, फुल तैयारी है मेरी। और ये वैसे जितनी हमारी कबीना लंबी चौड़ी हो गई है ना, ये यरदारी साहब को भी चाहिए सारे अपने वजीरों को एक एक ये वाला कवर दे दे, खबरदार ये नहीं देखना सके खबे किस वजारत में ज्यादा पैसे हैं और किस वजारत में ज्यादा इनकम है। अपने अपने सिर पे ये गिलाफ चाड़ो और मुंह ध्यान से रहो, अपनी वजारत का काम करो, अपनी अपनी वजारत में से अपनी मेहनत पे पैसे कमाओ। हाथ हो गई है यार। अगली तस्वीर दिखा अजीज साहब, अगला वीडियो क्लिप है, ये देखें। अच्छा जी, ये लें। लो जी, ओ लो फड़ो, वो एक बनमानस और एक कुत्ता बेचारे फंसे हुए हैं जी, और आगे तो पानी और दरिया भी डूंगा लग रहा है। होए होए होए, नहीं इन मुल्कों में तो फौरन एम्बुलेंस पहुंच जाती है। आप देखें ये अजीज साहब। आहा वाह जी वाह, बहुत अच्छे। अल्लाह, उसे दूसरा सियापा पड़ गया, उसका पार्टनर आकड़ गया कि नहीं मैंने तो नहीं जाना। अरे कुत्ता बेचारा चिट्टा है ना, उसको ठंड लगती है, पानी भी ठंडा होता है इन मुल्कों का। हाय हाय हाय, मैनू पार लंगा देवे चंपैंजी मिन्नत तेरियां कर दी। होए होए होए, वो देखो फुल जोर लगा रहा है जी, और वो भी नहीं जा रहा, आकड़ा हुआ फुल। ये देखें अभी अजीज साहब, ये वाह 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 वाह। लो जी, इस कहानी से सबक मिलता है कि जो बोगे वही काटोगे। ये सबक कहाँ से मिलता है? यार जो पहले इतने सारे सबक मिले हुए हैं आज तक, वो तुमने कभी पूछा कि इनको ये सबक कैसे मिला? मेरी दफा तुम फौरन पूछ लेते हो ये सबक कैसे मिला। वो मिला है सबक मुझे। इससे ये भी सबक मिलता है कि मेहनत करें तो कामयाबी मिल जाती है, बेशक बंदा चंपैंजी हो। यार ये तुमने मेरे लिए तो नहीं था लगाया। ये तस्वीर देखें अजीज साहब। हेलो, वो देखो ये रहा बच्ची क्या खा रही है। उसको खाने के लिए बेचारी को शेर की दुमची मिली है। और बेटे बकरे की दुमची लजीज होती है, शेर की दुमची बड़ी जलील होती है। ऊपर से शेर बेचारा तकलीफ से देखो चीख रहा है। तुमने खाना ही है तो शेर उबाल ही लो, उसे तकलीफ तो ना हो। ये क्या बात की आपने? इस तरह की अल्लाह लोग, हमारे मोहल्ले में भी एक बच्ची थी ना, अच्छा, वो मदारी आया हमारे मोहल्ले में जादूगर, वो कहता अभी मैं आपके सामने 6 बल्ब खाने का मुजाहरा करूंगा, तो आगे से उसे कहती है कच्चे। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। मदारी आगे से कहता है बेटा बल्ब कच्चे ही खाते हैं और इनकी चिप्स बना के खाते हैं।